नमस्कार। सनसेट टीवी के खास कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र गुप्ता और द लॉ मेकर्स के इस खास अंक में बात होगी सांसदों की महती भूमिका को लेकर। हम बात इस पर भी करेंगे कि किस तरह से पार्लियामेंट कमेटी काम करती है और सांसदों की लॉ मेकर्स के तौर पर किस तरह की उनकी भूमिका रहती है। साथ में बात होगी सरकार की उन योजनाओं का जिनका प्रसारण और क्षेत्र में ले जाने की जिम्मेदारी जो है इन लॉ मेकर्स यानी सांसदों के पास है। तो इन सभी खास मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर से सांसद विवेक नारायण सेजवलकर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। और सबसे पहला, जैसा सर मैंने आपको बताया, इस कार्यक्रम का नाम है द लॉ मेकर्स। लॉ मेकर्स यानी वो सांसद जिनकी भारतीय संसद में कानून बनाने में एक महती भूमिका होती है। लेकिन मेरा सबसे पहला अहम सवाल, सर आप पहली बार चुनकर आए हैं संसद में, एक सांसद की जो जिम्मेदारी है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरा सौभाग्य में संसद का सदस्य चुना गया और मैं उस ग्वालियर को रिप्रेजेंट करता हूँ जहाँ से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी सांसद रहे हैं, माधवराव सिंधिया जी, स्वर्गीय माधवराव सिंधिया रहे हैं, मेरे पिताश्री भी रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जो आज मंत्री हैं वो भी रहे हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है। और देखिए, अब आपके लोकसभा टीवी का, संसद टीवी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उनका सांसद सदन में क्या करते हैं, किस तरह से मुद्दे उठाते हैं, किस तरह उनका व्यवहार रहता है, ये सारी जनता देखती है, जानती है। ये बहुत अच्छी पहल है संसद टीवी की ओर से। मैं धन्यवाद भी करता हूँ और आशा करता हूँ इसी प्रकार से संसद में सांसद का व्यवहार लोग देखते रहें, अप्रिशिएट करें। कभी मुद्दे जब सांसद उठाते हैं वो जनता तक पहुँचते हैं। कई बार मेरा भी इतना अच्छा अनुभव है, संसद में जब भी मैं मुद्दा उठाता हूँ तत्काल एक आधे घंटे के बाद मेरे पास व्हाट्सएप पर धन्यवाद और बधाई संदेश आना चालू हो जाते हैं। प्रयास करता हूँ अनेकों मुद्दे में मेरे क्षेत्र के संसद में उठाऊँ। सर, आपने बड़ी बात कही कि प्रयास करते हैं कि अनेकों मुद्दे आप क्षेत्र के उठाएं संसद में, और माननीय सांसद का ये कार्य भी होता है। लेकिन सर, संसदीय परंपरा में कुछ पहर निर्धारित हैं जिसमें आप अपने मुद्दों को आवाज़ देते हैं। जिसमें मैं बात करूं प्रश्नकाल की, प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्पेशल मेंशन, ये खासा अहम पहर माना जा सकता है लोकतांत्रिक परंपरा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में। सर, प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्पेशल मेंशन को आप कैसे देखते हैं सांसद के तौर पर? देखिए, एक नए सांसद के लिए मेरा मानना है कि ये जो तीन जो आप बता रहे हैं वही सबसे अच्छे अपने मुद्दे उठाने का और अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का साधन है। शुरू क्वेश्चन आवर से होता है। क्वेश्चन आवर में देखिए एक लॉटरी से होते हैं वो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अनस्टार्ट बोलते हैं, जो कि लिखित में जवाब मंत्रालय देता है, और कुछ जो स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उनके जवाब सदन में दिए जाते हैं। वो भी लॉटरी से ही होता है। 20 सवाल के जवाब मंत्री संसद में देते हैं। जिनका सौभाग्य होता है उनके क्वेश्चन लग जाते हैं, बाकी केवल जवाब मात्र 10 का दे पाते हैं, समय काफ़ी कम रहता है। स्पेशल मेंशन में भी अच्छा मौका मिलता है। नियम 377 के अंतर्गत मैंने कई मुद्दे ग्वालियर के उठाए हैं। इसमें अगर मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं तो एक हमारा एक नरवर क्षेत्र है। नरवर क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल में वो नल दमयंती का क्षेत्र रहा करता था। तो उसका मुद्दा मैंने उठाया कि पर्यटन की दृष्टि से अगर उसको पर्यटन नक्शे पर लाया जाए तो एक बहुत अच्छा पहल हो सकती है। मेरे पास तत्काल व्हाट्सएप आना चालू हो गया। संसद में पहली बार किसी ने नल दमयंती के मुद्दे, और वो नरवर छोटी सी जगह है पर एक पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है, ऐसे कई सारे मामले हैं जो उठाने के तुरंत बाद मुझे उसका अप्रिसिएशन मिलता है। नियम 377 बहुत अच्छा मेरा मानना है माध्यम है। रेलवे के कई सवाल मैंने 377 नियम के माध्यम से उठाए हैं। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है ग्रामीण की, उसके माध्यम से मैंने उठाए हैं। मेरे मानने में ये क्वेश्चन आवर, ज़ीरो आवर में भी क्या है, वो भी लॉटरी से है। कई बार लॉटरी आती है, कई बार नहीं आती है, पर मेरा ऐसा मानना है कि हमको इस तरह से नियोजन करना पड़ता है कि अधिक से अधिक वो लॉटरी में भी आ जाए और अधिक से अधिक मुद्दे जनता के संसद में उठा सकें। सर, इसी बात पे आते हैं, जैसा आपने बताया कि जनता के मुद्दों को आप लगातार उठाते रहे हैं और क्षेत्र में किस तरह से विकास हो उसको लेकर भी बात करते रहते हैं। और खासकर अगर बात करें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, तो ग्वालियर में विकास नज़र आ रहा है। विकास नज़र आता है वहाँ के रेलवे स्टेशन, वहाँ की सड़कें, वहाँ की हाईवेज को लेकर। तो मैं सर स्पेशली अगर जानना चाहूँ आपके संसदीय क्षेत्र ग्वालियर और उसके आसपास की भौगोलिक रचना के साथ साथ विकास की, तो सर उस को लेकर आपने किस तरह की बात उठाई है और आज क्या परिणाम है? सर देखिए, ग्वालियर में मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ग्वालियर का मेयर रहा 2 बार। तो जहाँ तक शहरी क्षेत्र है उससे मेरा बहुत निकट का संबंध लगभग 9 वर्षों तक रहा। और मैंने शुरू में बताया मेरे पिताश्री भी सांसद रहे 2 बार, तो ग्रामीण क्षेत्र से भी मेरा निकट का संबंध रहा है।
जहाँ तक नगरीय क्षेत्रों का सवाल है, हमारे ग्वालियर में अमृत योजना के माध्यम से बहुत काम हुआ है। इसके पहले एक प्रोजेक्ट उदय एडीबी का था, उसमें काफ़ी काम हुआ है। हर घर तक नल जल की बात तो अभी हम कर रहे हैं, पर हम लोगों ने मेरे महापौर के कार्यकाल में प्रत्येक घर में शुद्ध पानी नल से पहुँचे, ये हमने किया है। सीवेज का कवरेज हर एक घर को मिले, ये हमने किया है। और अमृत 2 में भी जो है, अब इसको और हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है, उसका बहुत अच्छा असर वहाँ पर देखने को मिलता है। जब भी हमारे माननीय पूर्व सांसद माननीय नरेंद्र सिंह जी थे, मुरैना से आज सांसद हैं, उनके कार्यकाल में भी बहुत वहाँ पर ग्रामीण लोगों को मकान मिले। मेरे कार्यकाल में भी वो सिलसिला तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। जिधर भी जाते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बने मकान हमको देखने को मिलते हैं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर घर जल योजना के माध्यम से वो काम प्रारंभ किया है, उसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे दिखाई पड़ने लगे हैं। देखिए, जहाँ पर वाटर सोर्स है, ट्यूबवेल है, वो भी एक तरह से पूरी तरह फुल प्रूफ नहीं होता, पर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि ट्यूबवेल के माध्यम से हम नहीं कर सकते और जहाँ परमानेंट सोर्स की ज़रूरत है, वहाँ समूह नल जल योजना के माध्यम से पहले वहाँ सोर्स क्रिएट करना, फिर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके पानी की व्यवस्था करना, ये भी बहुत बड़ा काम मेरे ग्वालियर के जो खासकर ग्रामीण अंचल में हो रहा है। टूरिज़्म डेवलपमेंट करने के लिए भी हम लोगों ने बहुत सारे योजना चालू किए। मुरैना जिला मेरे पास में ही है, वहाँ पर जो बटेश्वर एक बहुत पुरातन मंदिर है, वहाँ पर उनको रिस्ट्रक्चर किया गया है। ऐसे कई, ग्वालियर का किला है, ग्वालियर के किले में पर्यटन बढ़ाने के लिए हम एक रोपवे वहाँ पर प्लान कर रहे हैं। इस तरह की अनेकों योजनाएं हैं जो ग्वालियर शहर में टूरिज़्म बढ़े, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो और आम जन तक जो योजनाएं माननीय मोदी जी बना रहे हैं, जो योजनाएं शिवराज सिंह जी उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, उसका प्रभावी ढंग से पहुंच सके, इसका प्रयास हम करते हैं। और जो मुद्दे संसद में उठाते हैं, उसका लाभ हमको ये मिलता है कि जनता को पता भी लगता है कि अपना सांसद क्या कर रहा है। देखिए, वास्तव में अगर मैं स्पष्ट रूप से ये कहूँ कि जब मैं महापौर था, तब मेरे पास काफ़ी एग्जीक्यूटिव पावर्स थे, पर अब सांसद के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होते हैं। लोग उम्मीद बहुत करते हैं, अपेक्षा बहुत करते हैं, बहुत थोड़ी सी सांसद निधि हमारे पास होती है, पर उससे काम नहीं होता है। पर जो योजनाएं जो चल रही हैं, उसका लाभ अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचे, उनको शीघ्रता से उसका परिणाम कैसे दिखाई दे, ये करना मेरा मानना है कि सांसद का काम है, जिनको आप लॉ मेकर्स भी कह रहे हैं। उसके अलावा संसद में जब हम लोग बैठते हैं, तो जो मुद्दे आ रहे हैं, जो बिल्स आ रहे हैं, उन पर एक तरह से अध्ययन करके उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वो जोड़ सकते हैं, उसके बारे में बोलते हैं तो लोगों को भी पता लगता है किस तरह से हम लोग उसको जनता के बीच में ले जा रहे हैं और वो पास हो जाएं, इसके बारे में किस तरह का प्रयास हम कर रहे हैं। ये सारी की सारी बातें हम संसद में लेकर करते हैं। मेरा मानना है कि बहुत मैं उन 550 लोगों में से हूँ जो लाखों लोगों से चुन करके आते हैं, पर ज़रूरत इस बात की भी है कि आप क्या कर रहे हैं ये लोगों को दिखे, लोगों को पता लगे। और शुरू में जैसे मैंने कहा कि आपका संसद टीवी इसका एक बहुत बड़ा माध्यम है, फिर से एक बार धन्यवाद भी देना चाहता हूँ संसद टीवी को। विवेक जी, आपने बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वास्तव में हर संसदीय क्षेत्र में जाकर वहां की तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। और जैसा कि माननीय सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, एक बड़ा सपना होता है हर व्यक्ति का कि उसको एक छत मिले। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी दोनों ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन पूरे देश में किया है। और साथ साथ सुविधाओं के लिए हर घर नल योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़क योजना, बहुत सारी योजना ऐसी हैं जो आधारभूत संरचना जो है संसदीय क्षेत्र की उसको भी मजबूत करती है। सर, आपने बात कही विकास की, संसद में सांसदों के अहम किरदार की, सीधे अब हम समझेंगे। सर, अभी आपने बात की विधेयकों की, विधेयक पर आप लोग पढ़ के और उस पर चर्चा में भाग लेते हैं। सर, अगर मैं समझना चाहूँगा कि विधेयक से लेके बिल बनने के रूप में जो लॉ मेकर्स हैं, यानी कि जो सांसद हैं, उनकी एक खासी भूमिका रहती है। जब सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब विधेयक आता है उस पर चर्चा होती है और उसको पारित कराकर महामहिम राष्ट्रपति जी के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाता है और उसके बाद वो कानून का रूप ले लेते हैं। लेकिन जब सदन में वो विधेयक है और बिल से पहले की प्रक्रिया में लॉ मेकर्स की अहम भूमिका है। सर, कैसे देखते हैं इस भूमिका को किसी विधेयक पे चर्चा करने को लेके और बिल को देखते हुए? पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में कौन से ऐसे अहम बिल आपने बनते हुए देखे जिसका आज पूरे देश में बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ उससे?
देखिए, जहाँ तक बिल्स की बात है, सदन में संबंधित विभाग के मंत्री उसको प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद जो सदन में प्रत्येक पार्टी का समय निश्चित होता है और जो हमारे पार्टी के जो सचेतक होते हैं वो ये तय करते हैं कि इस बिल पर कौन सांसद कितना समय तक बोले। साधारण रूप से जो सीनियर मेंबर्स हैं उनको ये मौका अधिक मिलता है। उसके बाद पूरी बहस विपक्ष के सांसद और सत्तारूढ़ दल के सांसद अपने अपने विचार उस बिल के बारे में रखते हैं और उसके बाद जब प्रस्ताव रखते हैं कंसर्निंग मंत्री महोदय, फिर उसको पारित किया जाता है। मोटे मोटे रूप में ये इस तरह की लोकसभा के अंदर प्रक्रिया रहती है। इसके अलावा माननीय मोदी जी ने कई सारे ऐसे लगभग 1000 से अधिक ऐसे कानून भी थे जिनको हटाया भी है। तो नए कानून बनाना भी और जो पुराने ऐसे कानून जिनकी आज आवश्यकता नहीं है उनको हटाना भी, ये एक दोहरा जो काम संसद करती है। और इस कार्यकाल में माननीय मोदी जी ने इसमें बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त की है और मेरा मानना इसी का परिणाम है कि आज मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो पिछले देखे हैं हम लोगों ने, आज उनकी प्रखर आलोचना के बाद भी जनता का जो उनके प्रति विश्वास है वो टूटा नहीं है। उनके बारे में जो भी कुछ भी कहा जाता रहा हो, जनता उस पर विश्वास नहीं करती, उन पर कोई आरोप नहीं चिपकता। इसका मूल रूप से कारण ही यही है कि लोकसभा के अंदर और संसद में मोदी जी ने जिस तरह संसद चलाने के लिए और लॉ मेकर्स की भूमिका को रेखांकित किया है और जिस तरह हम सब लोग माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज जो है देश के अंदर काम भी बहुत हुए हैं, विकास भी हुआ है और एक जो निराशा पहले कभी हुआ करती रही होगी पहले, वो उससे हम लोग उभरे हैं। अब आज सब कुछ हो सकता है। आज जब हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ बना चुके, जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे जब होंगे, तब भारत एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में किस तरह उभर करके आएगा, इसका एक चित्र मोदी जी ने दिखा दिया है और उस चित्र में रंग भरने का काम अब आने वाली पीढ़ी का है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में निश्चित रूप से जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो भारत एक, जैसा हम पहले विश्वगुरु बोला करते थे, उसके पद पर दोबारा आसीन हमारी भारत माता होंगी। इसका विश्वास अब लोगों में लगने लग गया है। मेरा मानना है मोदी जी के कार्यकाल की और मोदी जी की सबसे बड़ी उपलब्धता यही है, उपलब्धि यही है, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी बात कही माननीय सांसद ने कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई सारी योजनाएं हैं और रही बात कानून बनाने की, तो भारत की संसद ने देर रात तक बैठ के कई ऐसे ऐतिहासिक कानून बनाए हैं जिसमें जीएसटी की चर्चा करना या फिर हम ट्रिपल तलाक या फिर कश्मीर के 35 की चर्चा करना, माननीय सांसद ने उसको स्वीकारा है कि बहुत सारे ऐतिहासिक कानून। और सबसे अच्छी बात, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जो सरकार है, न सिर्फ कानून बनाना और जिसकी चर्चा माननीय सांसद ने करी कि कानून की किताबों से उन कानून को हटाना जिनकी प्रासंगिकता इस वक्त नहीं है, जिसका कोई औचित्य नहीं है, कानून की किताबों में पढ़े हुए उन कानूनों को भी हटाया गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और एज एन लॉ मेकर सांसदों की यही भूमिका है कि वो हर स्तर पर अपने नेतृत्व क्षमता के साथ, अपनी वाक्पटुता और अपने बौद्धिक कौशल के साथ उसमें सहभागिता करते हैं और उसको मूर्त रूप देते हैं नीति निर्धारक तत्वों के लिए, नीति बनाने के लिए। सर, मैं एक अहम चीज़ और समझना चाहूँगा। एज एन लॉ मेकर आप बहुत सारे काम कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर रहे हैं, सदन में उनकी आवाज़ को बुलंद भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करूँ सर विधेयक और बिल की बात, कमेटी का एक रोल बहुत अहम होता है और ऐसा माना जाता है कि भारत की जो संसदीय परंपरा है उसमें जो पार्लियामेंट कमेटी है एक लघु रूप के तौर पे पूरे वर्ष भर काम करती है, जिसमें सांसद किसी भी दलगत राजनीति से उठकर पार्टी लाइन से ऊपर उन मुद्दों की चर्चा करते हैं और देश के नीतिक निर्धारक तत्वों की व्याख्या करने के बाद अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिसको टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में और उसके बाद वो बिल का रूप लेता है। सर, यही मैं समझना चाहता हूँ। पहली बात तो आप किस पार्लियामेंट की कमेटी में हैं और उस कमेटी में दिए गए आपके कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल सुझाव जिसने एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश में किया है। देखिए, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय की जो कमेटी है उसमें सदस्य हूँ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है क्योंकि देखिए हमारा जो देश है वो एक्चुअल में गांव में बसता है और माननीय मोदी जी की सरकार की विशेषता ये रही है कि ग्रामीण जो मेरे भाई बहन हैं उनके विकास के लिए, उनकी लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए जितनी योजनाएं ग्रामीण विकास की बनी है उतनी मेरा ख्याल से आज तक उसके पहले नहीं बनी।
तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं मीटिंग की, तो जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें से हम छांट लेते हैं कि ये 10-11 योजनाएं जो हैं, इनके किस किस योजनाओं के बारे में हमको चर्चा करके सुझाव देने हैं, ये हम पहले चॉकआउट कर लेते हैं। और मीटिंग में जो अधिकारी हैं वो उन योजनाओं के बारे में प्रस्तुत करते हैं, उनसे हम लोग सवाल जवाब करते हैं, और उस संबंध में जो हमारी सुझाव होते हैं वो हम सरकार के पास भेजते हैं, और वो रिपोर्ट फिर सरकार मान्य करती है, संसद में भी उसको प्रस्तुत की जाती है। जिस उदाहरण के तौर पर मैं अगर देना चाहूँ शॉर्ट में, कि जो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, उससे जो ग्रामीण जो मकान है उनके लिए राशि बहुत कम है और शहरी के लिए ज़्यादा है। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि सरकार से हम सिफारिश करें कि आखिरकार शहर में कीमत ज़्यादा है और गांव में कम, ऐसा तो नहीं होता है। तो कोशिश है हमारी कि उसकी भी राशि बढ़ाई जाए। मनरेगा के माध्यम से कई सारी ऐसी योजनाएं जो मनरेगा में नहीं हो पाती हैं, वो उनको किस तरह हम उसमें शामिल करें, इस तरह के कई सुझाव हम लोग सरकार को देते हैं। सरकार इस पर विचार करती है, कुछ सुझाव हमारे जो मानने योग्य होते हैं मान ली जाते हैं, जो बाकी उसको आगे भी हम परस्यू कर लेते हैं। उस प्रकार से जो योजनाएं चल रही हैं उसका क्रियान्वयन किस तरह ठीक ठाक हो, इसकी मॉनिटरिंग जो एक ग्रामीण विकास जिस समिति का मैं सदस्य हूँ वो करती है। और मेरा मानना है वास्तव में कमेटी जो है विचार कमेटी में ही होता है। संसद में जो बिल आने के बाद जो चर्चा होती है वो तो इतनी डिटेल में नहीं होती, पर पूरा डिटेल में विचार कर विधेयक पर, योजनाओं पर, उसके क्रियान्वयन पर जितना कमेटी में होता है, मेरा मानना है आपने ठीक कहा अभी कि कमेटियाँ जो हैं संसद का एक लघु रूप है, और हम प्रयास करते हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी हम वहन करें। वो जो योजनाएं बनी है, सरकार बना रही है, पैसा खर्च कर रही है, उसका सीधा लाभ पूरी तरह से लोगों को मिल सके। सर, अंतिम सवाल पूछूंगा। जब आप सांसद के तौर पे चुने गए थे तो बहुत सारा एक आपके मस्तिष्क में एक मानचित्र होगा कि मैं अपने संसदीय क्षेत्र की तस्वीर कुछ इस तरह से देखना चाहता हूँ। इतने समय बाद अब आपको क्या लगता है, आपका जो विजन था वो लगभग आपके मानचित्र पे जितना आपने सोचा था उसके अनुरूप हो गया है, या कुछ विजन बचा है जिस पे आपको ग्वालियर को और आगे लेके जाना है? नहीं, देखिए मेरा मानना है कि विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है। जैसे मैंने शुरू में बताया, मैं 9 साल तक महापौर रहा, फिर भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ कर लिया। तो मैं ये तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सतत प्रक्रिया है और इसमें एक एक पड़ाव हम पार करते जाते हैं। जैसे लोगों के लिए सुविधा, उनका लाइफस्टाइल ठीक करने के लिए जो उनको हम जो उपलब्ध करना चाहते हैं वो सब कराते हैं। ग्वालियर के अंदर, अपने अपने शहर के अंदर रोज़गार पैदा हो, औद्योगिक प्रगति उसके अंदर हो, टूरिज़्म का हमारा डेवलपमेंट हो, कई सारी योजना इस तरह चलती रहती है। जैसे ग्वालियर के अंदर जो हवाई सुविधाएं हमारे यहाँ पहले बहुत कम थी, पर अब उन सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है और एक बहुत बड़ा नया एयरपोर्ट ग्वालियर में बनने जा रहा है। इस तरह अमृत की का मैंने अभी आपको जिक्र ऐसे किया था। अमृत वन में हम लोगों ने ग्वालियर शहर जो था उसके कुछ भाग का हमने पूरा उसको किया, बचा हुआ हम अमृत 2 में कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का साक्षी बनने का सौभाग्य मुझे महापौर के रूप में भी मिला, सांसद के रूप में मिला। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ग्वालियर जो है एक लवेबल और लिवेबल सिटी भी बनेगा और ग्वालियर का जो ग्रामीण अंचल है उसमें रोज़गार बढ़ेगा, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी। इस तरह की बात मेरे देखते हुए हो, ऐसी मेरी उम्मीद है, अपेक्षा है और आशा है कि उम्मीद पूरी भी होगी। पर जैसे मैंने शुरू में कहा है, प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, विकास रुकेगा नहीं, पूरा भी कभी होगा नहीं। जी, ये बड़ी बात कही विवेक जी ने कि जो विकास की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। सतत विकास की प्रक्रिया के तहत न सिर्फ ये लॉ मेकर संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए काम करते रहते हैं, बल्कि जो नीति निर्धारक तत्व हैं जिनको हम कानून बनाने में इन सांसदों की एक उपयोगिता होती है लॉ मेकर्स के तौर पे, उसमें भी अपना योगदान देते रहते हैं और कमेटी इसका एक बहुत मजबूत आधार माना जा सकता है। माननीय सांसद का एक और कहना है कि संसद में अगर संवाद होगा तभी मसलों का हल निकलेगा। संसद में अगर संवाद होगा तभी जो माननीय सांसदों से जो अपेक्षा है जनता की उसको वो पूरा कर पाएंगे, और संसद में अगर संवाद होगा तभी मुद्दों को गति मिलेगी और देश विकासशील होता हुआ विकसित देशों की श्रेणी में भी आ जाएगा। तो सर, आपने संसद टीवी से बात की, अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे ग्वालियर से सांसद विवेक नारायण जी, जिनका साफ तौर पर कहना है संसद में संवाद होना जरूरी है तभी मसलों का हल निकलेगा, और लॉ मेकर के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि जब तक वो अभी तक हैं तब तक वो विकास की इस गति में आगे सहायक होते रहेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, दिल्ली।